हाय गाइस। आज की वीडियो में हम अपने टॉट के टॉपिक का लास्ट वीडियो कवर करेंगे, जिसमें हम 3 मेजर टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। ये टॉपिक्स कौन कौन से हैं? सबसे पहले आता है न्यूसेंस, ठीक है। फिर दूसरा आता है नर्वस शॉक और डिफेमेशन। तो ये तीनों इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो कि हम आज की वीडियो में कवर करेंगे। काफी छोटे टॉपिक हैं लेकिन इंपॉर्टेंट है, राइट। तो सबसे पहले हम समझते हैं न्यूसेंस। न्यूसेंस क्या होता है? इन इट्स लीगल सेंस इट मीन्स सिंपली अनोयंस, ठीक है। न्यूसेंस क्या होती है अगर आप आम भाषा में समझना चाहें तो अगर आप अपने घर पे हैं, ठीक है, आप अपने पीसफुल एनवायरनमेंट में बैठे हुए हैं और कोई आपके घर के आजू बाजू किसी भी घर से बहुत नॉइजी आवाजें आ रही हैं, ठीक है, तो वो एक तरह से आपके लिए अनोयंस क्रिएट करता है, ठीक है, और उसी चीज को न्यूसेंस बोलते हैं। अगर कोई इंसान है जो कि देर रात को अपने घर के अंदर कंस्ट्रक्शन कर रहा है, ठीक है, तो वो भी एक तरह से न्यूसेंस होगी, या फिर लाउड म्यूजिक प्ले कर रहा है, वो भी आपके लिए न्यूसेंस होगी। तो बहुत तरह की न्यूसेंस हो सकते हैं, ठीक है। सिंपली समझा जाए तो इसको अनोयंस ही बोलते हैं। और हार्म एंड इंडीड द एलिमेंट ऑफ अनलॉफुल अनोयंस इज द ओनली थिंग कॉमन टू ऑल न्यूसेंस, ठीक है। अनलॉफुल अनोयंस, therefore nuisance means an unlawful interference with a person's use or enjoyment of land। तो आपका जो पर्सनल यूज है, अपने इंजॉयमेंट है अपने लैंड का, एक तरह से उसमें कोई इंटरफेयर कर रहा है, ठीक है। आप अपनी लैंड पे अपनी जमीन पे बैठे हैं, आराम से पीसफुल टाइम एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन कोई इंसान उसमें इंटरफेरेंस करता है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं न्यूसेंस। इट इंक्लूड्स इंटरफेरेंस विद कंफर्ट, हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफ द अदर्स, ठीक है। तो ये तीनों चीजें न्यूसेंस का पार्ट होती है। अब न्यूसेंस अगर देखा जाए तो दो पार्ट में डिवाइड करे जा सकते हैं। जैसे पहला है पब्लिक न्यूसेंस, ठीक है, और दूसरा है प्राइवेट न्यूसेंस। आइए इनको समझते हैं। पब्लिक न्यूसेंस क्या होता है? पब्लिक न्यूसेंस होता है इस इंटरफेरेंस विद पब्लिक राइट एंड जनरली अ क्रिमिनल रॉन्ग। तो पब्लिक के जो राइट में इंटरफेरेंस होती है वो यूजुअली एक क्रिमिनल रॉन्ग होता है, ठीक है। प्राइवेट न्यूसेंस क्या होता है? इंटरफेरेंस विद द इंडिविजुअल राइट, और ये एक सिविल रॉन्ग होता है, जिसको हम टॉर्ट भी बोलते हैं। अब पब्लिक न्यूसेंस कैन कन्वर्ट इनटू प्राइवेट न्यूसेंस। तो पब्लिक न्यूसेंस जो है वो प्राइवेट न्यूसेंस में कन्वर्ट हो सकता है इफ इट कॉजेज सम इंजरी टू स्पेसिफिक इंडिविजुअल। तो प्राइवेट पब्लिक से प्राइवेट हो सकता है, लेकिन उसके लिए रिक्वायरमेंट क्या है कि अगर वो चीज किसी एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल को अफेक्ट कर रही है, राइट। बट अ जनरल एक्ट विच डज नॉट कॉज एनी डिस्टर्बेंस और इंजरी टू एनी पर्सन डज नॉट बिकम न्यूसेंस बिकॉज ऑफ ओवर सेंसिटिवनेस और ऑफ एन इंडिविजुअल। तो अगर आप ज्यादा सेंसिटिव हैं, ठीक है, तो उस बेसिस पे आप नहीं कह सकते कि न्यूसेंस क्रिएट हो रही है, राइट। अगर आपको बहुत, मान लिया बहुत ज्यादा ओवर सेंसिटिव है, ठीक है, तो आपको जो भी सराउंडिंग की जो भी आवाजें होंगी वो हो सकता है कि आपको न्यूसेंस लगे, लेकिन एक्चुअल में वो न्यूसेंस नहीं होगी। इसी को समझते हैं एग्जाम्पल की तरह। एग्जाम्पल से, इन अ बिल्डिंग देर आर 2 फ्लोर्स। On the ground floor, a couple with a new baby is residing, and on the first floor, an elderly people. ठीक है, elderly couple. The couple gets irritated due to the cries of baby. ठीक है, the case of nuisance is not maintainable. क्यों? क्योंकि बेबी का रोना तो काफी रीजनेबल है, मतलब कि बच्चे होंगे तो वो रोएंगे ही, ठीक है, तो उसको हम न्यूसेंस में नहीं बोल सकते, उसमें हम न्यूसेंस को कवर नहीं कर सकते हैं। क्यों? यहाँ पर ओल्डरली कपल थे, तो उनका ओवर सेंसिटिवनेस, उनकी जो ओवर सेंसिटिविटी है वो उनका रीजन बन जाती है इस न्यूसेंस को नॉट मेंटेनेबल रखने के लिए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब आता है प्राइवेट न्यूसेंस क्या होता है। प्राइवेट न्यूसेंस को थोड़ा अच्छे से समझते हैं। तो प्राइवेट न्यूसेंस दो चीजें हो सकती हैं, या तो वो डैमेज टू प्रॉपर्टी हो सकती है, ठीक है, या फिर वो आपके फिजिकल डिस्कम्फर्ट हो सकती है। सबसे पहले देखते हैं डैमेज टू प्रॉपर्टी क्या है। In case of damage to property, any sensible injury will be sufficient to support an action. Nuisance of this class may arise from manufacturing works or chains. ठीक है, जैसे कि स्मोक, फ्यूम्स, गैस, नॉइज, वाटर, फिल्थ, ट्रीज और एनिमल। तो ये सारी चीजें आपकी प्रॉपर्टी को हार्म कर सकती हैं, और इनके द्वारा जो भी डिस्कम्फर्ट आपको होगा उनको बोलेंगे डैमेज टू प्रॉपर्टी, ठीक है। दूसरा क्या है? दूसरा है हमारे पास फिजिकल डिस्कम्फर्ट। In the case of physical discomfort, the act complained of must be in excess of the natural and ordinary course of enjoyment of the property, materially
इंटरफेयरिंग विद द ऑर्डिनरी कंफर्ट्स ऑफ ह्यूमन एक्सिस्टेंस, जैसे कैरिंग एनी ट्रेड, कॉजिंग न्यूसेंस, ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ लाइट। तो ये सारी चीजें जो होती हैं ये आपके फिजिकल डिस्कम्फर्ट को खराब करती हैं। ठीक है, चलिए अब इसी के बेसिस पे हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आता है प्रिंसिपल। द ओनर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी इज एंटाइटल्ड टू द कॉलम ऑफ एयर स्पेस अबव द सरफेस। फिर से पढ़ते हैं। द ओनर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी क्या होती है? जो अर्थ से जुड़ी होती है। इज एंटाइटल्ड टू द कॉलम ऑफ एयर स्पेस अबव द सरफेस, तो सरफेस के ऊपर के एरिया के लिए वो एंटाइटल्ड होते हैं। However, the owner's right to air and space above his land is restricted to such height as is necessary for the ordinary and enjoyment use of his land and the structure on it। तो जो आपकी जमीन है उसके ऊपर की जो हवा है, जो भी एरिया है, स्पेस है, वो आप एंटाइटल्ड हैं उसके लिए। ठीक है, लेकिन आप उतनी हाइट तक ही एंटाइटल्ड हैं जितना कि आप उसको ऑर्डिनरी यूज कर सकते हैं या फिर जितना आप उसको एंजॉय कर सकते हैं। ठीक है, गैलेक्सी, जैसे कि आपकी कोई जमीन है तो आप बोल सकते हैं कि ये थर्ड फ्लोर, फोर्थ फ्लोर, इतनी हाइट तक ये मेरी है। ठीक है, लेकिन आप नहीं बोल सकते ना कि इसके ऊपर एरोप्लेन उड़ रहा है तो वो मेरी जमीन के ऊपर उड़ रहा है ना। तो ऑर्डिनरी यूज देखना जरूरी है। अब फैक्ट क्या बोलते हैं? गैलेक्सी केबल टीवी नेटवर्क कंपनी इज प्रोवाइडिंग केबल कनेक्शन टू देयर कस्टमर्स। वन ऑफ द केबल पासिस ओवर द हाउस ऑफ मिस्टर वसंत भट्ट। ही इज नॉट कस्टमर ऑफ नेटवर्क कंपनी, तो वो उसके मेंबर नहीं है, मतलब उसके कस्टमर नहीं है। द केबल इज नाइदर अटैच्ड टू हिज हाउस नॉर टू एनी प्रोजेक्शन देयर ऑफ। इट इज एट डिस्टेंस ऑफ 20 feet above the terrace of Mr. Bhatt's two-storied house. Because of the cable, Mr. Bhatt's son Sachin is unable to fly a kite from the terrace. Mr. Bhatt requested the network company to change the position of the cable, but the company did not bother to change it. One evening, Mr. Bhatt cut the cable and cleared the airspace above his house. The network company suffered a loss of about 1,000. They bring a legal action against Mr. Bhatt for recovery of loss suffered. ठीक है, प्रिंसिपल हमने पढ़ लिया, प्रिंसिपल समझ आ गया है, फैक्ट समझ आ गया है। चलिए अब आप वीडियो पॉज करिए और ऑप्शंस पढ़ के बताइए कि इसमें करेक्ट आंसर क्या होगा। आई होप आपने ट्राई करा होगा। तो चलिए ऑप्शंस देखते हैं। The network company will succeed because the cable was not interfering with the ordinary use of enjoyment of Mr. Bhatt's property. Option B, the network company will not succeed because Mr. Bhatt has every right to ensure proper enjoyment of his property by removing objects causing trespass in the air above his property to a reasonable extent. The network company will succeed because laying cables is widely practiced in all cities like electricity and telephone wires. Right? ये ऑप्शन सी है आपका। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? द करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन ए। द नेटवर्क कंपनी विल सक्सीड because the cable was not interfering with the ordinary use of land enjoyment of Mr. Bhatt's property। ठीक है, तो ordinary use आपकी छत तक है। ठीक है, अगर आप बोले कि काइट नहीं उड़ा पा रहे हैं तो ये एक ordinary use नहीं हुआ आपकी जमीन का। ठीक है, इसलिए जो कंपनी है वो सक्सीड कर जाएगी। Owner's right to air and space above his immovable property is restricted up to reasonable height necessary for ordinary use and enjoyment of his land. Right? चलिए आगे देखते हैं। Principle. Everybody is under a legal obligation to take reasonable care to avoid act or omission which he can foresee would injure his neighbor. The neighbor for this purpose in any person whom he should have in his mind as likely to be affected by his act। right? प्रिंसिपल समझ आ गया? एक बार फिर पढ़ लेते हैं। एवरीबडी इज अंडर अ लीगल ऑब्लिगेशन, तो हर इंसान की लीगल ऑब्लिगेशन है टू टेक रीजनेबल केयर टू अवॉइड एक्ट और ओमिशन विच कैन फोरसी वुड इंजर हिज नेबर। तो हर इंसान को उतनी रीजनेबल केयर करनी चाहिए जिससे उनको पता है कि अगर मैं ये नहीं करूंगा तो इससे मेरे नेबर को कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, द नेबर फॉर दिस पर्पस इन एनी पर्सन whom he should have in mind is likely to be affected। और नेबर यहाँ पर कौन है? वो इंसान जिसको वो पता हो, जिसको हमें पता हो कि अगर मेरे इस काम के करने या इस काम के ना करने से मेरे पड़ोसी या फिर जो भी अगल बगल लोग रह रहे हैं उनको दिक्कत हो सकती है, तो वो आपके नेबर होंगे। ठीक है। राम while rushing to board a moving train pushed Sham who was walking along with a heavy package containing firecrackers। As a result,
The package slipped from his hand and crackers exploded during a boy standing closely. A suit was filed against Ram by the boy claiming damages. क्या समझ आया कि राम है वो दौड़ रहा था, रशिंग टू बोर्ड अ मूविंग ट्रेन, पुश्ड शाम, तो शाम को उसने धक्का दिया जो कि खड़ा हुआ था, ठीक है, और उसके हाथ में पैकेजेस थे फायर क्रैकर्स के। तो अब उसके धक्का देने से क्या हुआ कि उसके हाथ से वो बैग स्लिप हुआ और उसमें से पटाखे निकल के एक्सप्लोड हो गए। ठीक है, अब एक इंसान खड़ा हुआ था, एक बच्चा खड़ा हुआ था उसके पास ही, और उसको प्रॉब्लम हुई, मतलब कि उसको पटाखे से जल गया या जो भी। ठीक है, ए सूट वॉज फाइल्ड अगेंस्ट राम, ठीक है, बाय द बॉय क्लेमिंग डैमेजेस। अब ऑप्शन क्या बोलते हैं, राम इज नॉट लाइबल बिकॉज ही डिड नॉट नो एनीथिंग अबाउट द कंटेंट्स ऑफ द पैकेज। Ram is not liable because Shyam should not have carried such a package in a crowded place like railway station. C. Ram is liable because Ram is under an obligation not to push Shyam. तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा, आप वीडियो पॉज करके ट्राई करिए। चलिए, तो करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन ए, राम इज नॉट लाइबल बिकॉज ही डिड नॉट नो एनीथिंग अबाउट द कंटेंट्स ऑफ द पैकेज। तो अब यहाँ पर राम है, राम तो अपनी ट्रेन में चढ़ रहा था, उसको थोड़ी पता था कि शाम के बैग में क्या है। ठीक है, शाम के बैग में एक हैवी पैकेज है और जो उसमें फायर क्रैकर्स है, तो राम तो एकदम उस चीज से उसको पता ही नहीं था। तो वो कैसे एक वो जो अपनी रीजनेबल केयर होती है वो कैसे परफॉर्म करता, राइट। बी ऑप्शन देखिए, राम इज नॉट लाइबल बिकॉज श्याम कुड नॉट हैव कैरीड सच अ पैकेज इन क्राउडेड प्लेस। तो ये तो एक तरह से वेग है ऑप्शन ही। राम इज लाइबल बिकॉज राम इज अंडर एन ऑब्लिगेशन नॉट टू पुश श्याम, ये भी एक तरह से वेग है। तो क्या है, राम कुड बी लाइबल ओनली फॉर द एक्ट्स विच कुड बी रीजनेबली फोर्सी। तो जिन एक्ट्स को वो देख सकता था, उसको धक्का देने के लिए वो फिर भी एक बार को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है, लेकिन उसके धक्का देने से उसके हाथ से वो पटाखे निकल जाएंगे और फटके किसी बच्चे को लग जाएंगे, इस ये चीज वो फोर्स ही नहीं कर सकता था, राइट, ड्यू टू पुश कॉज्ड बाय हिम। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। चलिए आगे चलते हैं। अब हमारे पास आता है हमारा दूसरा टॉपिक। ये क्या बोलता है, ये है नर्वस शॉक। नर्वस शॉक क्या होता है, नर्वस शॉक इज अ शॉक सस्टेन्ड थ्रू द मीडियम ऑफ आई और ईयर विदाउट डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। तो नर्वस शॉक अगर हम समझें कि अगर हमारे सामने कोई बहुत ही एक या तो हीनियस क्राइम हो जाए, ठीक है, या फिर हम ऐसा कुछ एक्सीडेंट देख लें जिसको देख के हमारा दिल दहल जाए, ठीक है, एकदम से दिल दहल जाए और हमको मेंटली शॉक लगे कि ये क्या हुआ। ठीक है, बाय द मीडियम कैसे, हम आंखों से देख के या फिर कुछ सुन के, ठीक है, कोई ब्लास्ट हो जाए तो हम एकदम से नर्वस शॉक हो जाते हैं कि ये क्या हो गया। ठीक है, उस चीज को बोलते हैं नर्वस शॉक। इन अदर वर्ड्स, द डिफेंडेंट्स नेग्लिजेंस वुड मेक हिम लाइबल इफ एन इंजरी बाय नर्वस शॉक is caused to a man when he could have reasonably foreseen to have been affected at the scene of serious accident. ठीक है, where the defendant can reasonably foresee that his conduct will expose the plaintiff to risk of personal injury by nervous shock, then the duty of care is established and the defendant will be liable for the injury of plaintiff. तो जहां पर उसको पता होता है, जहां पे वो रीजनेबली फोर्स ही कर सकता है कि उसके कंडक्ट से कोई इंसान जिसको नर्वस शॉक हो सकता है और वो उसके बाद भी वो जो अपनी ड्यूटी है वो उसको ब्रीच करता है, ठीक है, तब उस डिफेंड जो भी प्लेंटिफ होगा जिसको जो भी इंजरी होगी उसके लिए डिफेंडर लायबल होगा डैमेजेस देने के लिए, राइट। इसको बोलते हैं नर्वस शॉक। इन ऑर्डर टू क्लेम डैमेजेस देयर मस्ट बी सम हार्म or injury to the person. When any person suffers nervous shock, it is not necessary that there should be some relation between him and the prime victim. ठीक है, तो उनके बीच का कोई रिलेशन होना जरूरी नहीं है। चलिए, ये था नर्वस शॉक का कंसेप्ट, बहुत ही शॉर्ट एंड क्रिस्पली समझाया गया है। चलिए इसके कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। तो फैक्ट क्या बोलता है, कृष्णन while driving his car at a high speed in a crowded road knocked down a cyclist. The cyclist died on the spot with a lot of blood spilling around. Lakshmi, a pregnant woman passing by on seeing the accident, suffered from nervous shock leading to abortion. ठीक है, अब उसने खून देखा तो नर्वस शॉक हुआ, उसके दौरान उसको अबॉर्ट कराना पड़ा। लक्ष्मी फाइल्ड अ सूट अगेंस्ट कृष्णन क्लेमिंग डैमेजेस। तो यहाँ पर कृष्णन के अगेंस्ट डैमेजेस का सूट फाइल कर दिया गया। ऑप्शंस क्या है, आप लोग पहले वीडियो पॉज करिए और ट्राई करिए नर्वस शॉक का प्रिंसिपल लगाने के लिए। आई होप आपने ट्राई करा होगा। तो देखते हैं हम कि ऑप्शंस क्या क्या है।
Krishnan will be liable because he owed a duty of reasonable care to everybody on the road, including Lakshmi. ठीक है. Krishnan will not be liable because he could not have foreseen Lakshmi suffering from nervous shock as a result of his act. Krishnan will be liable to Lakshmi because he failed to drive carefully. तो इसमें करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होगा हमारा? करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन बी. कृष्णन विल नॉट बी लाइबल. क्यों? क्योंकि उसको थोड़ी पता है कि अगर वो ऐसे रेकलेसली ड्राइव करेगा तो किसी इंसान को जो रोड साइड खड़ा है, जो कि एक प्रेग्नेंट वुमेन है, उसको मेरा ब्लड देख के नर्वस शॉक हो जाएगा. तो ये चीज तो कोई भी इंसान फोर्स ही नहीं कर सकता. ठीक है, वो ज्यादा से ज्यादा ये फोर्स ही कर सकता है कि मेरे गलत तरह चलाने से या फिर तेज स्पीड में चलाने से किसी इंसान को चोट लग सकती है. ठीक है, लेकिन नर्वस शॉक का पॉइंट यहाँ पर फोर्सिएबल ही नहीं है, इसलिए द करेक्ट आंसर वुड बी बी. In the available facts, Krishnan is not liable to Lakshmi as he could not foresee any injury to Lakshmi, though Krishnan owed a duty to the cyclist, but not Lakshmi. Right? चलिए, अब आता है डिफेमेशन. डिफेमेशन क्या होता है? ठीक है, डिफेमेशन इज द पब्लिकेशन ऑफ अ स्टेटमेंट which tend to lower a person in the estimation of right thinking members of society generally, or which tends to make them shun or avoid that person. तो डिफेमेशन एक तरह से क्या होता है? किसी के बारे में कुछ ऐसे शब्द बोलना या फिर कुछ ऐसे लिख देना जो कि उस व्यक्ति के बारे में सच नहीं है. ठीक है, अगर आपके बारे में कोई ऐसे कुछ गलत सलत आपके बारे में अखबार में लिख दे, ठीक है, और उसके बेसिस पे आपको नुकसान हुए, ठीक है, आपकी रेपुटेशन को नुकसान हुए, आपके जो करियर है उसको नुकसान हुए, ठीक है, तो उसी चीज को बोलते हैं डिफेमेशन. डिफेमेशन ऑफ अ पर्सन मे बी इन राइटिंग और इन सम परमानेंट फॉर्म, और इट मे बी बाय स्पोकन वर्ड्स और जेस्चर. तो स्पोकन वर्ड्स और जेस्चर से भी डिफेमेशन हो सकता है. तो जो पहला है उसको बोलते हैं लिबल रिटन में, और जो लेटर है जिसको ओरली जिसको बोलते हैं वो होता है स्लैंडर. द इसेंशियल ऑफ डिफेमेशन इन जनरल आर. तो इसके 3 एसेंशियल्स हैं, ये देखते हैं. तो पहला है द स्टेटमेंट मस्ट बी फॉल्स एंड डिफेमेटरी. तो आप जिस भी इंसान के बारे में कोई स्टेटमेंट दे रहे हैं, सबसे पहला पॉइंट तो यह है कि वो स्टेटमेंट फॉल्स होनी चाहिए. अगर आप किसी, मान लीजिए किसी पॉलिटिशियन के बारे में कोई बात कह रहे हैं, ठीक है, और वो सच बात है. अगर कोई पॉलिटिशियन पास्ट में करप्ट रहा है, ठीक है, और उसके लिए वो जेल की सजा काट के आ चुका है, अब वो बाहर निकलने के बाद अगर कोई इंसान उसको कह देता है कि ये इंसान तो करप्ट है या चोर है, ठीक है, तो क्या आप उसको डिफेमेशन बोलेंगे? नहीं, क्योंकि वो एक फैक्ट है. वो इंसान पास्ट में एक करप्ट ऑफिसर रह चुका है. ठीक है, तो यहाँ पर स्टेटमेंट का फॉल्स होना बहुत जरूरी है. ठीक है, अगर स्टेटमेंट सच है, फैक्ट है, तो वो डिफेमेशन का पार्ट नहीं होगी. ठीक है, डिफेमेशन में हमेशा झूठ ही पार्ट होगा डिफेमेशन का. सेकंड ऑप्शन क्या है? इट मस्ट बी पब्लिश्ड. तो उसका पब्लिश होना बहुत जरूरी है. अगर आप अपने मन में ही किसी के बारे में कुछ गलत ख्याल सोच लेते हैं या फिर अपने आप में ही बस उसको सोच लेते हैं, तो क्या वो डिफेमेशन होगा? नहीं. आपको उन ख्यालों को, जो झूठी चीजें हैं किसी के बारे में डिफेम डिफेम करने के लिए, वो कहीं ना कहीं पब्लिश होनी चाहिए. पब्लिश या तो आप किसी आर्टिकल न्यूज़पेपर के द्वारा हो सकती है, या फिर आप इन जनरल पब्लिक में कोई वीडियो वायरल कर देते हैं, या फिर वो, तो वो भी डिफेमेशन का पार्ट होगा. ऑप्शन सी क्या है? थर्ड पार्ट है इट मस्ट रेफर टू द प्लेंटिफ. तो डिफेमेशन की बात पर्टिकुलरली उस इंसान के बारे में की जानी चाहिए जिस जो कि प्लेंटिफ है. ठीक है, अगर आप ऐसे ही बिना किसी इंसान के पर्टिकुलरली मेंशन करे कुछ किसी को कुछ बोल देते हैं, तो वो डिफेमेशन का पार्ट नहीं होगा. प्लेंटिफ का उस चीज से कंटेक्स्ट में लिंक होना बहुत जरूरी है. राइट, चलिए चलिए आगे देखते हैं. एनी डिफेमेटरी स्टेटमेंट referring to a class of person is not punishable, and it does not even give a cause to sue in civil action. For a statement to be defamatory, it is necessary that it refers to a particular person with satisfying all other essentials of defamation. चलिए इसको समझते हैं कि डिफेमेटरी स्टेटमेंट्स जो हैं, अगर वो किसी क्लास ऑफ पर्सन के अगेंस्ट है, ठीक है, तो वो पनिशेबल नहीं होंगे. और एंड इट डज नॉट गिव अ कॉज टू sue इन सिविल एक्शन. लेकिन अगर वो सेम डिफेमेटरी स्टेटमेंट्स जो हैं वो किसी पर्टिकुलर पर्सन के अगेंस्ट है, और वो इसेंशियल्स ऑफ डिफेमेशन जो है उनको भी मीट कर रहे हैं, देन वो एक सिविल एक्शन के लिए रेडी हैं. ठीक है, और आप टॉर्ट्स में उनको केस में फाइल कर सकते हैं कोर्ट में. ठीक है, तो हमने क्या सीखा कि
डिफेमेटरी स्टेटमेंट जो है वो कभी भी क्लास ऑफ पर्सन के अगेंस्ट नहीं होती है। ठीक है, अगर आप किसी ग्रुप के बारे में या किसी क्लास ऑफ पर्सन के बारे में कुछ डिफेमेटरी स्टेटमेंट दे देते हैं तो वो फिर एक्शनेबल नहीं है। लेकिन अगर आप सेम चीज किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल के बारे में कह देते हैं देन वो एक्शनेबल होगा। ठीक है, अब हम देखते हैं कि डिफेंसेस कौन कौन से हैं डिफेमेशन के। डिफेंसेस का क्या मतलब है यहाँ पर, कि अगर आप पे कोई चार्जेस लगाए कि आपने डिफेम करा है किसी को, तो आप क्या क्या डिफेंस ले सकते हैं। ठीक है, जैसे हमने अभी प्रीवियसली लिया कि हमने किसी करप्ट ऑफिसर जो कि पास्ट में करप्ट था और वो जेल से निकल आया और हम उसको बोलते हैं कि वो करप्ट ऑफिसर था। ठीक है, तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि ये जस्टिफिकेशन और ट्रूथ है, क्योंकि हम उसके बारे में कोई झूठ नहीं बोल रहे हैं। इट्स अ मैटर ऑफ फैक्ट, ये सच्चाई है जो कि प्रूवन है। ठीक है, तो सच बोलना कभी भी डिफेमेशन का पार्ट नहीं होगा। अगर आप किसी के बारे में, किसी व्यक्ति के बारे में कुछ सच बोल रहे हैं तो वो कभी भी डिफेमेशन का पार्ट, मतलब आप उसको एज अ डिफेंस ऑफ डिफेमेशन ले सकते हैं कि आप उसके बाद उसको डिफेम नहीं कर रहे थे, ये सच्चाई है उसकी। ठीक है, दूसरा क्या है, फेयर कमेंट। कमेंट मेड विदाउट मेलिस और एंड फॉर पब्लिक इंटरेस्ट। तो ऐसा कोई भी कमेंट जो आप बिना किसी मन के मैल के बिना, मतलब कि आप अपने एकदम अच्छाई के रूप में या फिर बिना किसी को हार्म करे या बिना किसी को नीचा दिखाए हुए बोलते हैं, ठीक है, फॉर पब्लिक इंटरेस्ट, तो वो भी एक डिफेंस होगा डिफेमेशन का। राइट, थर्ड आता है प्रिविलेज। एनी कमेंट मेड ऑन एनी स्पेसिफिक ओकेजन एंड काइंड्स आर, सबसे पहला है एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट कैसा है, पार्लियामेंट्री और जुडिशियल प्रोसीडिंग्स। तो इनमें जो होते हैं ये एब्सोल्यूट प्रिविलेज होते हैं। इनमें इनको, जैसे आपने देखा होगा पार्लियामेंट में जो भी चीजें कही जाती हैं वो एक्शनेबल नहीं होती हैं कोर्ट में। ठीक है, तो उनका अपना लॉ है, उनको अपने उनके रेस्ट्रिक्शंस हैं, लेकिन वहां पर जो भी चीज बोली जाती है उसको आप कोर्ट में नहीं ला सकते। ठीक है, दूसरा है क्वालिफाइड, मेड ऑन एनी स्पेसिफिक ओकेजन बट इट शुड बी मेड विदाउट मैलिस। ठीक है, दूसरा क्वालिफाइड है, ये स्पेशल ओकेजन्स पे ही होता है। राइट, चलिए अब इसके कुछ फैक्ट और प्रिंसिपल बेस्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। सबसे पहले प्रिंसिपल है, इफ अ पर्सन मेक्स अ स्टेटमेंट दैट लोअर्स द रेपुटेशन ऑफ अनदर पर्सन इन द आईज ऑफ राइट थिंकिंग पीपल देन इट इज डिफेमेशन। तो पहला प्रिंसिपल तो हमारा ये हो गया। सेकंड है, द पर्सन हुज रेपुटेशन इज अफेक्टेड कैन स्यू द डिफेंडेंट एंड रिकवर डैमेजेस। ठीक है, तो ये हमारे दो प्रिंसिपल हो गए इसके। फैक्ट क्या बोलता है, राम टोल्ड सीता यू आर अ थीफ। ठीक है, राम ने सीता को बोला कि यू आर अ थीफ, यू स्टोल माई हार्ट। सीता वॉज फ्यूरियस एंड शी फेल्ट दैट शी वॉज डिफेम्ड। ठीक है, अब ऑप्शंस देखिए और इसका करेक्ट आंसर बताइए। आई होप आपने ट्राई करा होगा। एक बार हम प्रिंसिपल फिर से पढ़ते हैं इसका। सो द फर्स्ट प्रिंसिपल सेज, इट सेज इफ अ पर्सन मेक्स अ स्टेटमेंट दैट लोअर्स द रेपुटेशन, सॉरी क्या है, द स्टेटमेंट दैट लोअर्स द रेपुटेशन ऑफ अनदर पर्सन इन द आईज ऑफ राइट थिंकिंग पीपल। ठीक है, तो किसी की जो रेपुटेशन है वो कम हो जानी चाहिए इन द राइट थिंकिंग पीपल, तब उसको डिफेमेशन बोलेंगे। द पर्सन हुज रेपुटेशन इज अफेक्टेड कैन स्यू द डिफेंडेंट एंड रिकवर डैमेजेस। ठीक है, तो अब ऑप्शन में देखा जाए तो क्या है, ऑप्शन ए क्या बोलता है, राम हैज डिफेम्ड सीता एंड हेंस ही इज लाइबल टू पे डैमेजेस। बी, राम इज लाइबल टू pay as Sita's reputation was lowered in the eyes of right thinking people. Rama is not responsible as right thinking people will not mistake this statement. और ऑप्शन डी, none of the above answer is correct. So, आपके हिसाब से क्या करेक्ट आंसर होगा? चलिए हम देखते हैं कि इसका करेक्ट आंसर क्या है। द करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन सी, राम इज नॉट रिस्पॉन्सिबल एज राइट थिंकिंग पीपल विल नॉट मिस्टेक दिस स्टेटमेंट। तो अगर आप किसी को बोलते हैं कि इस इंसान ने मेरा दिल चुराया, तो आप उस इंसान को चोर थोड़ी समझ लेंगे। ठीक है, तो राइट थिंकिंग पीपल की नजरों में ये स्टेटमेंट कैसी है, क्या ये उसको थीफ या चोर दिखाया जा रहा है यहाँ पर, या फिर एक तरह से बस एक स्टेटमेंट है कि यू आर अ थीफ, यू स्टोल माई हार्ट। ठीक है, तो यहाँ पर उसकी रेपुटेशन को कोई भी हार्म नहीं हो रहा है इस चीज से। Reasoning, the statement does not amount to defamation as it is not lowering the standard of Sita in the eyes of right thinking people of the society. Right? चलिए आगे देखते हैं। Now we have, when a person makes such a statement which lowers other person's reputation in the estimation of other persons is liable for committing defamation. Fact क्या है, A writes a letter to B
to which he uses abusive language against B and also states that B is a dishonest person. A puts the letter in a sealed envelope and delivered it to B. ठीक है, ऑप्शंस पढ़िए. चलिए एक बार प्रिंसिपल फिर से पढ़ते हैं. When a person makes such a statement which lowers others' reputation, ठीक है, in the estimation of other persons is liable for committing defamation. अब ऑप्शन क्या है? A has committed defamation, A has not committed moral wrong, A has not committed defamation, या फिर A has committed a moral wrong. So the correct answer would be option C. A has not committed defamation. क्यों? In this case, B's reputation is not in the estimation of other person. A को कोई प्रॉब्लम थी B से, तो A ने B को लेटर लिख दिया. तो डिफेमेशन कैसे हुई? डिफेम तब होता है इंसान अगर A B के बारे में मतलब दुनिया को बताता, या फिर इस एक वीडियो रिकॉर्ड करके भेज देता, या फिर न्यूज़पेपर में आर्टिकल छपवा देता, तो लोगों को पता चलना जरूरी है. अगर ए को कोई प्रॉब्लम है और ए सीधा बी को टेक्स्ट कर देता है या फिर एनवेलप भेज देता है, तो यहाँ पर डिफेम कहाँ पे हुआ? क्योंकि यहाँ पर इन द एस्टिमेशन ऑफ अदर पर्सन वाला जो पॉइंट है वो एक तरह से गायब हो गया है. ठीक है. सो इन दिस केस बीज रेपुटेशन इज नॉट द एस्टिमेशन ऑफ अदर पर्सन, it was between A and B only. So A has not committed the offense of defamation. Right? चलिए, तो आज की वीडियो में इतना ही. हमने इस वीडियो में न्यूसेंस, नर्वस शॉक और डिफेमेशन, काफी छोटे टॉपिक थे, लेकिन हमने कोशिश करी कि इनको अच्छे से समझा जाए. राइट? और हमने प्रैक्टिस क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करे हैं ताकि आप फैमिलियर हो पाए कि एग्जाम में क्वेश्चंस को कैसे अप्रोच करना होता है. राइट? तो आज की वीडियो में इतना ही. थैंक यू सो मच.